हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रांगा जाने वाली शिप अब फाइनली रेडी है और शिव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम लेके निकल पड़ते हैं ब्रांगा के लिए और उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लगने वाला था। सो अब आगे वहां पंचवटी में नागालॉर्ड अपनी क्वीन के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि शिव और बाकी सभी शिप्स को निकले हुए अब 1 महीना पूरा हो चुका है और कुछ ही हफ्तों में वो ब्रांगा पहुंच जाएंगे। वो दोनों क्वीन के कमरे में थे। क्वीन इस बात से काफी खुश थी अब कि अब फाइनली ये अपने काम पे फोकस करने लगे हैं। तो वो उनसे कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं चंद्रकेतु को एक वार्निंग भेज दूंगी। बट वो खिड़की से बाहर गोदावरी नदी को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं काशी जाना चाहता हूँ। मुझे पता चला कि वो उन्हें अपने साथ नहीं ले गए। क्वीन कहती है कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम सिर्फ एक खतरा और मोल ले रहे हो और वहां जाने में बहुत रिस्क है। लेकिन वो नागालॉर्ड वहां जाने के लिए पहले से ही डिसाइड कर चुका था। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे आंसर्स चाहिए और वो यह कहकर वहां से चले जाते हैं। और ब्रांगास के गेट से अब वो लोग भी सिर्फ एक ही हफ्ते की दूरी पे थे। तो द्रापाकू और देवदास को फ्रेंडशिप्स में भेज दिया जाता है और देवदास को ये सारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वहां पर पहुंचकर जो भी नेगोशिएशंस हो वो खुद करें। और देवदास को एक चीज का डर और होता है कि कहीं उन्हें नीलकंठ की प्रेजेंस को ना यूज करना पड़े, क्योंकि ब्रांगा में भी द लेजेंड्स ऑफ नीलकंठ को माना जाता था। इसलिए पर्वतेश्वर उन्हें खुद ये सब समझाने जाते हैं और जब वो उन्हें ये सब समझाकर वापस मेन शिप में आ रहे होते हैं तब वो देखते हैं आनंदमयी को एक हाथ में 6 चाकू पकड़े हुए और वो इन 6 चाकू से एक सामने एक बोर्ड पे निशाना लगाने वाली थी। भागीरथ और उतांका भी वहीं थे और अब आनंदमयी बिल्कुल रेडी थी अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए। और पर्वतेश्वर ये देखकर बहुत हैरान थे कि आनंदमयी का जो पोस्चर है, जो उनका फॉर्म है, जो उनका एक्शन है, वो एकदम परफेक्ट है। और तभी आनंदमयी एक एक करके सारे चक्कू फेंकती है और सारे निशाने एकदम परफेक्ट लगते हैं। सब बहुत हैरान होते हैं, सब बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। तब भागीरथ पर्वतेश्वर को बताते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से उतांका आनंदमयी को इसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट में आके पर्वतेश्वर आनंदमयी को अपने से लड़ने के लिए कहते हैं, ड्यूएल बैटल करने के लिए कहते हैं। बट आनंदमयी इसको कुछ गलत समझ लेती है और वहां से नाखुश होकर चली जाती है। शायद उन्हें लगता है कि पर्वतेश्वर उनपे यहाँ पर सुपीरियरिटी शो करना चाहते हैं या उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो चुपचाप वहां से चली जाती है। आज दिन है रक्षाबंधन का और काशी के महल में सती अपनी खिड़की से बाहर के नजारों का आनंद ले रही है और पीछे कार्तिक और कृतिका आराम से मजे से खेल रहे हैं वहां पर। तभी सती नोटिस करती है कि आज अतिथि को फिर नदी की ईस्टर्न साइड पे जा रहे हैं और उन्हें ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि आज के दिन तो राजा को अपने महल में होना चाहिए, बट वो वहां पर ईस्टर्न साइड पे जा रहे हैं, वो भी इतने सारे सामान को अपने साथ में लेकर। तो वो कृतिका से कहते हैं कि तुम आज कार्तिक का ध्यान रखो, मैं आज राजा के पीछे जा रही हूँ और सच पता लगा के आऊंगी। तो इस पे कृतिका कहती है कि पर वहां पर जाना तो मना है और अगर आप वहां पर बोट लेके जाएगी तो पकड़ी जाएंगी। तो इस पर सती कहती है इसलिए मैं वहां पर तैर कर जाऊंगी और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने वहां जाने की सारी तैयारी पहले ही कर रखी। और अब सारे शिप्स भी ब्रांगा पहुंचने वाले थे और जैसे ही उन ब्रांगास के विशाल गेट्स के पास पहुंचते हैं तो सब लोग उस नजारे को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। भले ही मेलुआ की टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस थी, बट उन्होंने भी ऐसी माहिर इंजीनियरिंग कभी भी पहले नहीं देखी थी। नदी पे बने हुए बड़े बड़े गेट्स जिसके अंदर छोटे छोटे से चैनल बने हुए हैं जिसके अंदर से शिप गुजर सकते थे, बट किसी भी आम शिप के लिए ये एक बहुत बड़ा जाल था, क्योंकि एक बार जैसे ही शिप उस चैनल के अंदर एंटर कर जाता है तब तो बड़ी बड़ी मेटल रॉड्स या मेटल चेन्स बाहर आती है और अगर शिप के नीचे साइड पे अगर मेटल की प्लेटिंग नहीं होगी तो एक ही बार में वो शिप पूरा टूट जाएगा और जो चेन बाहर आती है वो उन हुक्स में आके फंस जाती है। और जैसे ही एक बार वो शिप उन चेन के अंदर हुक हो जाता है तब एक बड़ी सी पुली की मदद से पूरे शिप को अंदर खींचा जाता है। और एक बार जब सारे शिप यानी शिव के सभी शिप्स एक बार अंदर पहुंच जाते हैं तब देवदास खुद जाते हैं वहां के ऑफिसर इंचार्ज से नेगोशिएट करने। ब्रांगास के गेट के इंचार्ज मेजुरमा बहुत ही र्यूड वे में देवदास से कहती है तुम इतने जल्दी वापस क्यों आ गए जबकि तुम्हारे पास इतनी दवाई तो है जो 1 साल तक चल सके। एक्चुअली में उमा और देवदास बहुत ही पुराने दोस्त थे, बट जब से देवदास ने ब्रांगा को छोड़ा था तो वो मिले नहीं थे। बट उसने सोचा था कि उनकी दोस्ती के कारण शायद वो थोड़ी आसानी से ब्रांगा में एंटर कर सके। तो वो उमा से पूछते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो। तो वो बहुत ही कड़क आवाज में कह दिए मेजर उमा, आई एम ऑन ड्यूटी। तो देवदास ये समझ चुके थे कि उमा काफी चेंज हो चुकी है। तब उमा कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई गुड रीजन नहीं है तो मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकती। तो इस पे देवदास कहते हैं क्या मैं अपने ही देश में वापस नहीं जा सकता। तो इस पे उमा कहती है ये तुम्हारा देश है नहीं था, तुम इसे बहुत पहले छोड़ चुके हो।
तो इस पे देवदास समझाते हैं कि तुम जानती हो कि मैंने ये देश क्यों छोड़ा था, मेरे बच्चों की लाइफ रिस्क पे थी। तो वो इसकी बात बीच में ही काट के कहती है कि तो क्या तुम कहना चाहते हो कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? हम सब जानते हैं, फिर भी हम अपने देश में रहना चाहते हैं। फिर देवदास उमा को ये समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि उनका राजा से मिलना बहुत जरूरी है, ये देश के हित की बात है। तब उमा कहती है कि अगर तुम नागांव की रानी को साथ में अगर ले जा रहे होते तो फिर भी वो उन्हें जाने के लिए एक बार सोच सकती थी। तो इस पे देवदास कहते हैं कि मैं उनसे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन को साथ ले जा रहा हूँ। और वो अब समझ गए थे कि बिना नीलकंठ को बताए, बिना नीलकंठ की आइडेंटिटी को यहाँ रिवील किए वो आगे नहीं जा सकते थे। तो वो वापस जाते हैं शिप में, और फिर जब वो वापस आते हैं तो उनके पीछे आते हैं शिव और साथ ही पर्वतेश्वर, वीरभद्रा, भागीरथ और नंदी। उमा भागीरथ को जानती थी, तो वो देवदास से कहती है तो क्या ये है तुम्हारे खास पर्सन, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अयोध्या के राजकुमार के लिए गेट खोलूंगी? तब भागीरथ खुद सामने आके बहुत रेस्पेक्टफुली उमा को समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो किसी की एक नहीं सुनती है। तब शिव खुद आगे आकर जैसे कुछ कहने वाले होते हैं, उमा आगे बढ़कर उनके धक्का देती है और वहां से चले जाने के लिए कहती है। और वो जैसे ये करती है, सब अपनी तलवारें निकालकर उमा के गले पे रख देते हैं, और उमा ये बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। तब शिव सबको अपने हाथ से शांत होने का इशारा करते हैं और अपने गले पे लगा हुआ क्रेवट निकालकर नीचे गिरा देते हैं, जिससे उनका जो ब्लू थ्रॉट है, जो उनका नीला गला है, वो सबके सामने आ जाता है। और ये देखकर वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स अपने घुटनों पे आ जाते हैं और उमा का मुंह खुला का खुला रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और शिव के पास जाकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, प्रभु आप कहाँ थे, आपने आने में देरी कर दी। और वो बस इसी बात को बार बार रिपीट कर रही होती है, बहुत जोर जोर से रो रही होती है। और पूछने में पता चलता है कि पिछले ही हफ्ते उमा ने अपने इकलौते बेटे को भी इस महामारी में खो दिया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंस है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। और इस बात को जानकर शिव बस उमा को शांत करवाने में, चुप करवाने में लग जाते हैं। और अब ये बात भी एकदम साफ साफ थी कि हाँ, ब्रांगा में भी लोग नीलकंठ में बहुत विश्वास रखते थे। हे वेट, अभी कहाँ जा रहे हो, मेरी एक बात तो सुनते जाओ। सो एक्चुअली लास्ट ईयर कुछ जून 27 को मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, बट सैडली मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पाए, हो जाएंगे, बट अभी सिर्फ 35 या 36 डेज ही बाकी है। सो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है या आपको लगता है कि मैं आगे बेटर कर सकता हूँ, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को भी रिकमेंड कीजिए, उन्हें भी सजेस्ट कीजिए। इट विल हेल्प मी अ लॉट, एंड आई नो यू ऑल आर ऑसम पब्लिक, यू ऑल आर सो ऑसम, एंड आई लव यू ऑल, and see you in the next video. Till then, have a good day. Thank you so much.